हेलो दोस्तों, यह रासायनिक बलगति चैप्टर पर बनने वाली वीडियो का फोर्थ पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको शून्य व प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग समीकरण या समाकलित वेग समीकरण का निगमन कराऊंगा। कंप्लीट है। बट इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर पर बनने वाली पहली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ उस डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। वहां पे जाके आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उन नोट्स को और मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं। शून्य कोटि की अपक्रिया की अगर बात करें तो इसके लिए जो समाकलित वेग समीकरण हुआ करती है वो कहती k बराबर x अपॉन टी। ठीक है, जहां k वेग स्थिरांक हुआ करता है, t समय हुआ करता है मतलब कितना टाइम लगा है, और x ये कॉन्सेंट्रेशन हुआ करती है, सांद्रता। कंप्लीट है। तो ये तो हो गए आपके शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। और इसमें k क्या है, x क्या है, t क्या है, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब बात आती है इसके निगमन की, डेरिवेशन की। ठीक है, तो इसे डेरिवेट कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं अपने लोग। अगर डेरिवेट की बात करूं तो डेरिवेशन में मैंने मान लिया वो एक शून्य कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, मैंने शून्य कोटि की अपक्रिया ली, A इज इक्वल उत्पाद मींस प्रोडक्ट। कंप्लीट है। मैंने एक ये शून्य कोटि की अपक्रिया ले ली, मैंने सपोज किया है। अब अगर इसके लिए वेग नियम से देखें तो होता है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ये समानुपाती हुआ करता है पदार्थ की सांद्रता के। कौन सा पदार्थ है, A, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती। चूंकि यहां पर शून्य कोटि की अपक्रिया है और शून्य कोटि की अपक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यहां पर क्या आता है, 0 आता है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो यहां पे कितना आ जाता, 1 आ जाता। कंप्लीट सेकंड ऑर्डर होती तो कितना आ जाता था, 2 आ जाया करता था। अब हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया के वेग को हम डिफाइन करते हैं dx ओवर dt से। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये समानुपाती हटा के कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं जिसे हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। k लगाने के बाद अगर किसी की वैल्यू किसी की पावर 0 है तो उसकी जगह पे आ जाता है 1। यहां पे मैंने 1 लिख दिया। अगर k का 1 से मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं आएगा, तो अगर dx ओवर dt इज इक्वल k। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर इसके नीचे 1 मान ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका इससे करोगे आएगा dx इज इक्वल क्या आएगा, k और dt। यहां तक आ गए। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। अब आगे इसमें अगर बात करें, हमने क्या किया, इस समीकरण का समाकलन करने पर, ठीक है, मींस समीकरण एक का समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो dx इज इक्वल, ये समाकलन का साइन आ गया, k ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो समाकलन नहीं होता इसे हमने बाहर कर दिया। ठीक है, कौन आया, dt। अब अगर मैं dx की बात कर लूं तो dx का जो समाकलन आता है वो आता है x इज इक्वल, k ऐसा ही रहेगा। ठीक है, dt का समाकलन आता है t, तो kt और प्लस एक समाकलन नियतांक भी लेके चलते हैं जिसे हम c लिख लें। कुछ लोग इसे i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, i भी ले सकते हैं। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसकी वैल्यू काउंट की जाती है। अब इस इक्वेशन में आप ये देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी चेंजेबल वैल्यू है जिनमें चेंज हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो सकता है, ठीक है, टाइम में चेंज हो सकता है। तो जिनमें चेंज हो सकता है, जिन जिन वैल्यू में चेंज हो सकता है उन वैल्यू की जगह मैं 0 लेके चलता हूं। टाइम 0 पर इसकी सांद्रता कितनी होगी, 0। तो यदि x इक्वल 0 और t इक्वल 0, तो अगर इसमें x की वैल्यू रखी 0, k ऐसा ही रहा, t की वैल्यू रखी 0,
प्लस सी, तो 0 बराबर कितना आ गया 0 प्लस सी। ओवरऑल सी का वैल्यू कितना आ गया 0। इस सी की वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 में रख दूंगा, तो सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब यहां 2 में रखेंगे, ये समीकरण 2 है, x इज इक्वल के टी और प्लस सी की वैल्यू आएगी 0, तो x इज इक्वल के टी प्लस सी की जगह रख दिया 0, तो 0 रखने पर इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारे पास जो पद आएगा वो आएगा x बराबर के टी कंप्लीट। तो k बराबर हम लिख सकते हैं x अपॉन टी, यही हमें क्या करना था, डेरिवेट करना था, और यही इस शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण या समाकलित वेग समीकरण है, जहां k क्या है, x क्या है, t क्या है, ये मैं डिफाइन कर चुका हूं आपके लिए। अब ये तो हो गया k बराबर x अपॉन टी, इससे न्यूमेरिकल भी मिल जाते हैं आपके लिए कंप्लीट। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं अब आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कंप्लीट। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, dx बराबर के dt, यहां तक तो समझ में आ गया, शायद ये समाकलन वाला पर ध्यान रखना है। यहां पर जब dx का समाकलन करेंगे तो आएगा x, के कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा, dt का समाकलन करने पर आएगा t। फिर हमने क्या किया, इस जो समाकलन नियतांक होता है उसका मैंने वैल्यू काउंट किया, वैल्यू काउंट करने पर आया 0, इसे समीकरण नंबर 2 में रखने पर मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद मुझे ये k बराबर x अपॉन टी प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के समाकलित वेग समीकरण कंप्लीट। चलिए बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण की कंप्लीट है, या समाकलित वेग समीकरण की। तो इसके लिए जो समाकलित वेग समीकरण होता है वो होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a बटे a माइनस एक्स, ये हुआ करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसका निगमन भी आ जाता है, डेरिवेशन भी आ जाता है बोर्ड में, और इससे रिलेटेड कोई ना कोई आंशिक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं k की, तो k है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कंप्लीट है। दूसरा t समय, a ये हुआ करती है पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, मींस स्टार्टिंग में आपने उस सब्सटेंस का कितना पार्ट लिया या कितना उसका मात्रा ली है कंप्लीट। इसके बाद a माइनस एक्स, इसमें a तो हो गई प्रारंभिक सांद्रता और x हो गई अभिक्रिया के बाद, मींस t समय बाद अपघटित होने वाली सांद्रता, उसमें से कितना अपघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो गया कंप्लीट है। तो ये तो हुआ इसका वेग समीकरण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके निगमन की भी बात कर लेते हैं। इसके निगमन की अगर बात करें तो निगमन के लिए मैंने मान लिया, सपोज कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है A इज इक्वल उत्पाद, ठीक है, एक ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सपोज यहां पे मैंने क्या किया, प्रारंभ में A की कुछ मात्रा ली जिसे मैंने बोल दिया A, इतनी मात्रा ली थी, ठीक है, उस समय T क्या था, 0 था, ठीक है, T क्या था 0, मींस जहां से स्टार्टिंग करेंगे वहां पे T क्या होगा 0, प्रारंभिक जो टाइम होगा वो काउंट नहीं होगा, 0 समय पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, A थी। अब उत्पाद की भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0, क्यों, क्योंकि जब हम अभिकारक लेंगे उस समय अभिक्रिया स्टार्ट तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, अभिकारक लिया है तो उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0 समय पे, और T समय बाद, अब टाइम कितना आ गया T समय बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन मींस उत्पाद बन गया X, उत्पाद की सांद्रता कितनी हो गई X। अब दोस्तों इसमें यह ध्यान रखना ये X आया कहां से, तो ये X इसी में से तो लेस होके गया है, अपघटित होके गया है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन T समय पर कितनी बचेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी A माइनस एक्स, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी। अब आगे बात कर, बस इसी में अगर समझ में आता है तो ये डेरिवेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, वेग जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है पदार्थ की सांद्रता के। यहां पर पावर 1 ली जाएगी, 1 लेने का रीजन है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
कंप्लीट है, ध्यान रखेंगे। अब मैंने क्या किया, अभी क्रिया का वेग इसे डिनोट करते हैं dx ओवर dt से, यहां पर बराबर लगा लिया और एक कांस्टेंट ले लिया k। एक ही कॉन्सेंट्रेशन कितनी है t समय बाद, a माइनस एक्स, तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई a माइनस एक्स, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। t समय पर कॉन्सेंट्रेशन, लास्ट वाली कॉन्सेंट्रेशन देखी जाए कितनी आई, a माइनस एक्स। अब इसे काउंट किया, मैंने क्या किया dx, ठीक है, ये वाला जो गुणा में है इसका, ये मैं इसके नीचे ले आया dx, तो क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, ये उठ के पूरा पद कहां ले आया मैं, इसके ये वाला पद इसके नीचे ले आया, ठीक है, और ये वाला पद मैं कहां ले गया, इसके पास में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में है, तो आ जाएगा बराबर k dt। यहां पे ध्यान देना है आपको, ये जो इसके पास वाला जो पद था गुणा वाला, वो गुणा वाला कहां जाएगा, बटे में, dx के यहां ले आया बटे में, और जो dx dt था ये इसके साथ ले गया, तो इसके साथ क्या में आएगा, गुणा में। कंप्लीट है। अब जब ये पद मेरे पास आ गया, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद मैंने इस समीकरण का किया समाकलन, तो समीकरण एक का समाकलन करने पर ये दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है, जब समाकलन करेंगे तो dx ओवर a माइनस एक्स, यहां तक हम लोग आ गए, बराबर, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, कांस्टेंट को बाहर रखा, ये ले लिया dt, ठीक है। अब दोस्तों जब इसका समाकलन करेंगे तो एक फार्मूला होता है 1/x, ये फार्मूला हुआ करता है 1/x और dt या dx इज इक्वल हुआ करता है x log x, क्या होता है log x हुआ करता है एक फार्मूला, यहां पे log भी ले सकते हैं हम लोग log। अब इसके अगर रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स के करेंगे तो माइनस लॉग आ जाएगा। कंप्लीट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन यहाँ पे इसका इधर को लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसका समाकलन करने के बाद मुझे मिलेगा माइनस लॉग ई, बेस में लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे, और ए माइनस एक्स, ठीक है। इसका तो आ रहा था लॉग एक्स का, लॉग एक्स माइनस इसके फेवर में कर रहे थे, इसलिए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल, दोस्तों के ऐसा ही रहेगा, और dt का जो समाकलन करेंगे वो आएगा t, और प्लस एक समाकलन कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसके बाद इसमें इसकी वैल्यू निकाली जाएगी c की। c की वैल्यू निकालने के लिए इसमें देखिए चेंजेबल कौन है, तो इसमें चेंजेबल होता है एक t, कंप्लीट टाइम चेंजेबल है, और ये वाली वैल्यू चेंजेबल है। प्रारंभिक सांद्रता चेंजेबल नहीं है, क्योंकि वो तो जितनी ली है उतनी ही रहेगी, लेकिन अपघटित होने वाली मात्रा चेंजेबल है। तो मैंने क्या किया, यदि x इक्वल 0 और t इक्वल 0, तो ठीक है, जब ये करेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं हम लोग आसानी के साथ, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है, बराबर के गुणा t इज इक्वल कितना है 0, अब प्लस c, यहां से अगर काउंट करेंगे माइनस लॉग ई, यहां कितना रह जाएगा दोस्तों a, ठीक है, लॉग a बराबर के 0 का 0 क्या बचेगा c, तो ये c की वैल्यू आ गई। इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब दोस्तों समीकरण 2 में रखेंगे इसकी वैल्यू को, तो क्या है, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ठीक है, बराबर के टी, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस लॉग और ए। दोस्तों देखें दोस्तों, यहां पर प्लस सी, तो सी की वैल्यू है माइनस लॉग ई ए, माइनस लॉग, बेस को लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ई ए। अब ये लॉग वाले पद एक साइड कर लो, तो ये वाला जो माइनस का है
इस साइड लेके आएंगे, काय का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। तो आ जाएगा के टी बराबर, यहां पे डाक मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूं, के टी बराबर, ये जब उठा के इधर लाओगे काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, log ई ए, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस का ही रहेगा, क्या है, log ई ए माइनस एक्स। देखो दोस्तों यहां पे ध्यान से, इससे मैंने स्टेबल कर लिया, एक जगह रोक दिया, तो मैंने इसे रोक दिया, चाहे इधर रोक लो। इसे रोकने के बाद ये वाला जब पद लेके आएंगे इधर, काय का हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का हो गया, ये क्या करेगा, माइनस का। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, log m बटे n बराबर log m माइनस log n, ठीक है, log m बटे n बराबर log m माइनस log n। तो ये log m मान लिया मैंने और ये log n मान लिया मैंने, तो मेरा ये हो सकता है के टी बराबर log, क्या आएगा, log, ये m है, ये n है, ये m, ये n, तो m बटे n आ सकता है इस फार्मूले से। तो m आ गया a और n कौन है, a माइनस एक्स। लोग यहां तक आ गए। अब आगे देखें दोस्तों, यहां पे, ठीक है, जब यहां तक हम लोग आ गए, log e, चूंकि हम जानते हैं, यहां पे लिख देता हूं, चूंकि log e को रिप्लेस कर सकते हैं 2.303 और log 10 से, बेस 10 से, इससे रिप्लेस कर सकते हैं log e को। log e की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2.303 log 10, ये सेम बात होती है, कंप्लीट कोई भी लिख सकते हैं। तो आएगा के टी बराबर, यहां पर log e की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2.303 log 10 और क्या आएगा, a बटे a माइनस एक्स, ठीक है। अब ये t जो है ये गुणा में है इसके साथ, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, t कहां चला जाएगा, इसके बटे में, तो अगर 2.303 अपॉन टी और बचेगा log 10 a बटे a माइनस एक्स। इसका ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब हमें इसमें यही डेरिवेट करना था, ठीक है, जो कि हमने डेरिवेशन कर दिया, कंप्लीट है। अब अगर आप बोर्ड परीक्षा में जा रहे हैं बैठने के लिए, तो आपको इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न भी करके जाना होगा, ठीक है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कराता हूं इससे रिलेटेड, और उसमें आर्हीनियस इक्वेशन भी कराऊंगा। मींस इस चैप्टर पे अभी 2 वीडियो और बनने वाली हैं, और उन वीडियो को पाने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।